आज हम भौतिक विज्ञान में हम आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे। चैप्टर 5 में पार्ट 3 है ये प्रकाशिक यंत्र में। इससे पहले हम खगोलीय दूरदर्शी पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो अपवर्ती दूरदर्शी एक परावर्ती दूरदर्शी जैसी हमारे पास टेलीस्कोप है। तो अपवर्ती दूरदर्शी में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो अत्यधिक चमकीला और स्पष्ट बनता है। अपवर्ती दूरदर्शी की बात कर रहे हैं। इसमें बड़ी फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस लेते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी में बड़ी फोकस दूरी के कारण इसमें वर्ण विपतन का दोष आ जाता है और बड़ा फोकस बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस लेने से इसमें गोली विपतन का दोष आ जाता है। किसमें? अपवर्ती दूरदर्शी में। लेकिन हम परावर्ती दूरदर्शी में क्या करते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा परावर्ती दूरदर्शी अत्यधिक सुग्राही मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो अभिदृश्यक लेंस की जगह हम अभिदृश्यक दर्पण का उपयोग करते हैं। अभिदृश्यक दर्पण जो हम लेंगे उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यह बड़ी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण होता है। परावर्ती दूरदर्शी में एक बड़ी फोकस दूरी का हम एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं अभिदृश्यक लेंस की जगह। इससे हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो अत्यधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अवतल दर्पण की जगह हम परवलयाकार दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी अत्यधिक सुग्राही है। तो आपको परावर्ती दूरदर्शी समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद हम इस परावर्ती दूरदर्शी की संरचना की बात करेंगे। इस दूरदर्शी में चौड़ी नली का एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण लगा होता है। परावर्ती दूरदर्शी की नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। इसे अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। तो हम बता चुके हैं कि नली के एक सिरे पर एक हम अभिदृश्यक दर्पण का उपयोग करते हैं। नली का दूसरा सिरा खुला हुआ होता है जहां पर वस्तु रखते हैं। अभिदृश्यक दर्पण को M1 कहते हैं। वस्तु सामने खुले हुए सिरे तरफ रहती है और जैसे ही किरण, अब संरचना की बात करें तो अभिदृश्यक लेंस के सामने एक समतल दर्पण लगा होता है जिसे हम M2 कहते हैं। M2 मुख्य अक्ष पर 45 अंश के कोण पर झुका होता है। M2 जो है समतल दर्पण, ये M1 के सामने 45 अंश के कोण पर झुका होता है। इसके बाद नली के दूसरे सिरे पर, नली के बगल में एक कुछ दूरी पर एक अभिदृश्यक एक लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, जो कम फोकस दूरी का होता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिदृश्यक दर्पण के सामने 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण होता है और उसके सामने एक उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। तो अब हम जानेंगे इसकी कार्यविधि कि अब हम संरचना पढ़ चुके हैं कि इसमें किन किन बातों का ध्यान देना है। अब हम पढ़ेंगे आपके को कार्यविधि। तो कार्यविधि पढ़ेंगे हम। तो कार्यविधि क्या है, तो अब हम जानेंगे परावर्ती दूरदर्शी की कार्यविधि में AB वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात 45 अंश के कोण पर जो हमारे यहाँ समतल दर्पण दिख रहा है उससे टकराने के बाद उसका उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बनता है और यहाँ किरणें A' B' दोनों वास्तविक किरणें आपस में काटती हैं तो इसका जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है
इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बनता है। अंततः उत्तल लेंस की सहायता से हमारे नेत्र पर एक आभासी प्रतिबिंब प्रतीत होता है। 45 इसके बाद हम जानेंगे कि एफ ई यहाँ से स्मॉल एफ की दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई है। अब हम जानेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, जो नेत्रिका की सहायता से यदि ये 45 अंश का M2 दर्पण समतल दर्पण ना होता तो दोनों किरणें आपस में कहाँ काटती, बी डैश और पर काटती, तो इनका आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश जो एक अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो अब जान चुके हैं आप कि परावर्ती दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब है वो ए डबल डैश बी डबल डैश एक आभासी रूप में बनता है। तो अब हम जानेंगे कि इसमें जो हमारे M1 की फोकस दूरी है, M1 एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी या जिसे हम कहेंगे अभिदृश्यक दर्पण, तो अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो FO होगी। अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी FO और FE क्या है, अब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो अब हम जानेंगे कि परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो इसके बाद परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए यहां थोड़ा आप यहां कर लीजिए, ये बना लीजिएगा यहां से। तो यहां जो कोण दिया गया है प्रतिबिंब का ये बीटा है। तो अब आवर्धन क्षमता के लिए आप पढ़ चुके हैं कि आवर्धन क्षमता जो हम m बराबर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन एल्फा। बीटा है परावर्ती दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण बीटा है और अल्फा है वस्तु का वास्तविक दर्शन कोण। तो हम बीटा का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो जैसे tan बीटा बराबर निकालें, tan बीटा बराबर फाइंड करें, तो tan बीटा कौन से त्रिभुज ए डैश बी डैश और यहाँ मान लीजिए ई पॉइंट है। ए डैश बी डैश और ई में हम जानेंगे कि tan बीटा बराबर, तो लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश बटे लंब बटे आधार हो जाएगा एफ ई ई बी। तो यहां से एफ ई से बी की ई की दूरी जो होगी वो होगी एफ ई हो जाएगी। एफ ई फोकस दूरी हमारे पास हो जाएगी, लेकिन ये कैसी होगी, ऋणात्मक फोकस दूरी होगी। अब हम इसे कहेंगे बीटा, लेकिन जब tan अल्फा बराबर निकालेंगे, tan अल्फा बराबर, तो कौन से त्रिभुज मिलेंगे, M या M1 ए डैश ए डबल डैश और बी डबल डैश में। तो यहां से हम देखेंगे tan अल्फा बराबर, तो लंब हो जाएगा ए डबल डैश बटे बी डबल डैश, तो ए डबल डैश बटे ए डबल डैश बी डबल डैश बटे FO हो जाएगा। FO क्यों हो जाएगा, क्योंकि M1 से यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो फोकस दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम जानेंगे यहाँ फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो M बराबर हो जाएगा, M बराबर आ जाएगा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई आ जाएगा, माइनस यहां हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बटे एफ ओ हो जाएगा। तो M बराबर यदि हम मान निकालें तो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई माइनस एफ ओ बटे ए डबल डैश और बी डबल डैश। आगे चूंकि हम जानते हैं कि इसमें परावर्ती दूरदर्शी में ए डैश बी डैश बराबर होता है ए डबल डैश बी डबल डैश। कैसे, परावर्ती दूरदर्शी की यही मुख्य विशेषता है कि जो इसका उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उतने ही आकार का हमें आभासी प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परावर्ती दूरदर्शी में जो पहला प्रतिबिंब बनता है हमें उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, उसका आभासी प्रतिबिंब कितने आकार का होता है, तो जो ए डैश बी डैश आकार का जितना होगा उतने ही आकार का ए डबल डैश बी डबल डैश हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश। तो अब यहां हो जाएगा M बराबर, यहां मान रख देंगे तो हो जाएगा ए डैश बी डैश
अपॉन एफ ई मल्टीप्लाई एफ ओ अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश की जगह रख देंगे ए डैश बी डैश, यहां से कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर हो जाएगा माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। तो इसे हम आवर्धन क्षमता का सूत्र कहते हैं। परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। अब हम परावर्ती दूरदर्शी में कि एफ ओ क्या है, तो एफ ओ जो है वो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ ओ है, और एफ ई उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं उसकी फोकस दूरी एफ ई है। तो परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर जो होता है वो होता है माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई होता है। अब हम आपको बताएं कि परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी में क्या अंतर है। आपको पहले अपवर्ती दूरदर्शी जबकि हम नहीं पढ़ाए हैं आपको, लेकिन अपवर्ती दूरदर्शी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन अपवर्ती दूरदर्शी की हम चर्चा आपको इसी में बता दें कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक सुग्राही होती है, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी है अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा इसलिए सुग्राही है क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो अत्यधिक स्पष्ट और चमकीला बनता है। अपवर्ती दूरदर्शी में हम जो लेते हैं वो एक लेंस लेते हैं, बड़ी फोकस दूरी का लेंस लेते हैं, लेकिन परावर्ती दूरदर्शी में एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेंस की अभिदृश्यक लेंस की जगह किसका उपयोग करते हैं, हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग करने से या परवलयाकार दर्पण का उपयोग करने से वर्ण विपतन का दोष दूर हो जाता है। जैसा कि यदि हम अपवर्ती दूरदर्शी में देखें तो गोली विपतन और वर्ण विपतन के दोष आते हैं, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग करने से वर्ण विपतन का दोष दूर हो जाता है। परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की जगह हम अभिदृश्यक दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि परावर्ती दूरदर्शी क्या है। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है 5वां चैप्टर। अब 6वां चैप्टर अगले वीडियो में लेके आएंगे। चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस के सिद्धांत, जो चैप्टर 6 चलेगा। तो आगे वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।